हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। एक और कुछ सीखो ना सीखो और कुछ याद ना रहे तो ये देखो याद रहेगा। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अब सुनो मेरी बात बेटा। रिवीजन का पहला लेक्चर बताइए आपको अब कैसे करना है हमने रिवीजन। ठीक है ना, समझदार हो बेटा। 3 बुक्स हैं, ठीक है ना। सच बात तो ये बेटा, टोटल सिलेबस 3.5 महीने का बैठता है मेरे हिसाब से, 3.5 महीने का। लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए आपके होमवर्क से, ठीक है जी। और है हमारे पास टोटल 4.5 महीने। 28 फरवरी तक बैच चलेगा अकाउंट्स का, ठीक है जी। अब आप ये समझो, बहुत मेहनत करनी है तब जाके मैं सारे सैंपल पेपर भी करा पाऊंगा, टेस्ट भी करा पाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा भी होगा बेटा, कभी कभी 2 घंटे आ रहे, ऐसा भी होगा बेटा कभी कभी नींद सेक्रीफाइस करके सुबह आ रहे। देखो सर्दियां हैं, ठीक है, मुझे पता है ठंड जरूरत से ज्यादा लगती है, आपको दुनिया से ज्यादा लगती है, नींद भी ज्यादा आती है, ठीक है ना, लेकिन आना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जिस दिन स्कूल वालों ने कह दिया ना कि बस अब यहाँ से अब आपकी छुट्टियां शुरू होती है, वो जनवरी में किस दिन कहेंगे जब वो प्रैक्टिकल की बात शुरू होगी, बस बेटा तब शायद टाइम आपका बढ़ जाएगा प्लीज। मैंने भी कुछ टाइम ही ऐसा, मैं टाइम पे तो लड़ ही नहीं रहा, मैं आज से टाइम पे लड़ूंगा, मैं भी घर चला जाऊंगा बेटा। टाइम पे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है तुम्हारे से, अभी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा, मैंने अपना गला थोड़ी कटवाना है तुम्हारे से, ठीक है जी। ये बातें करेंगे जब करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया मैंने बहुत कर, ठीक है जी। आपको 3 बुक का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, सब सबको आइडिया है बेटा। पहली वो पार्टनरशिप पे हम चर्चा करेंगे। देखो बेटा 11th क्लास की अकाउंट्स हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट्स पढ़ी है, सबसे बच्चे लेवल की अकाउंट्स पढ़ी है। अब एक हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो सिलेबस भी बहुत भारी हो जाता है हमारा। हमें पार्टनरशिप की सारी अकाउंट्स, कंपनी की अकाउंट्स सारी नहीं है, कंपनी के अकाउंट्स तो थोड़ी सी है। क्या इशू और शेयर और इशू डिवेंचर सीख लेने से कंपनी के अकाउंट्स खत्म नहीं होते। इसके बाद और आगे बढ़ो बेटा, फिर पता लगेगा कंपनी के अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। और बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 अलग-अलग बुक्स हैं बेटा जिनके ऊपर हमारी चर्चा, ठीक है जी। स्टार्ट बेटा पार्टनरशिप से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि बेटा एक बुक से एक चैप्टर कर लें, एक बुक से एक, तो पार्टनरशिप ही चलेगी और पहले पार्टनरशिप ही खत्म, ठीक है जी। टारगेट लगा लेते हैं बेटा, आज से टारगेट लगाऊं तो बेटा 50 to 52 डेज में, 50 से 52 दिन में ये बुक खत्म कर, ठीक है जी। डरा नहीं रहा हूं, बड़े इजिली हो जाएगी, ठीक है ना। फंडामेंटल विल टेक इट्स ओन टाइम, उसके बाद तो सिलेबस आसान, ठीक है ना। एडमिशन करा जाओ, बस एक बड़ा क्वेश्चन करो, 40 होमवर्क लो, बस ऐसे चलेगा, ठीक है जी। नहीं नहीं ऐसे कह रहा हूँ मैं, तो शिविका को देता हूँ मैं, वो है ना लिखने का शौक बहुत है, करके रखती है सच्ची से। चलो तो फंडामेंटल शुरू करेंगे, लेकिन बेटा इनिशियली आज का दिन सिर्फ थ्योरी को करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी को लिंक कर देंगे बाद में, कल प्रैक्टिकल से, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे बेटा, थोड़ी सी पार्टनरशिप की थ्योरी जान लो, क्योंकि इनिशियल 2-4 क्वेश्चन बेटा उसकी थ्योरी लगी। तो पार्टनरशिप में ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। पार्टनरशिप अगर शुरुआत करती है तो बेटा 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। वन इज पार्टनरशिप डीड, वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। बेटा अभी मैं जब ये डॉक्यूमेंट की चर्चा करूंगा ना तो एक बात गलत बोलूंगा, ठीक है, वो एक बात कल करेक्ट करेंगे। आज एक बात गलत बोलूंगा मैं, ठीक है जी, वो पता लग जाएगा आपको कि मैंने क्या गलत बोली बात। तो बेटा जब हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं ना तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। बेटा इनमें से ना एक डॉक्यूमेंट का होना कंपलसरी है, और एक डॉक्यूमेंट चाहे तो हो सकता है, चाहे तो बेटा नहीं भी हो सकता, आपकी मर्जी है। बेटा पार्टनरशिप डीड इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट, इसके बिना पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एंड रजिस्ट्रेशन इज टोटली ऑप्शनल, कि आपकी मर्जी है बेटा, पार्टनरशिप को आप रजिस्टर कराना चाहो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा
पार्टनरशिप डीड होती क्या है? कुछ और नहीं, a written agreements between partner with specify the terms and condition of partnership। बेटा पार्टनर्स के बीच में लिखा गया एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड, ठीक है ना। और इंडिया में बेटा अगर कभी भी कोई एग्रीमेंट लिखना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना हो, तो बेटा उसके लिए हम एक स्पेसिफाइड पेपर है उसी पर लिखते हैं जिसको हम स्टैम्प पेपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप स्टैम्प पेपर पे लिखी जाती है बेटा। और अगर मैं बड़ा डिटेल जाने की कोशिश करूं तो 750 रुपए के स्टैम्प पेपर, स्टैम्प एक्ट में लिखा है 750 रुपए के स्टैम्प पेपर होते हैं। लिखता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखते हैं। मैंने अपनी भी खुद लिखी हुई है, बहुत सारी फर्म्स के लिए लिख चुका हूँ, ठीक है ना। मेरी पार्टनरशिप डीडी नहीं पड़ी, ठीक है। 750 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जितनी शर्तें हो सकती हैं सब लिख रखी है। बेटा क्या क्या शर्तें होती हैं, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। बेटा पहली बात जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, और नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर के नाम क्या क्या है, पार्टनर के एड्रेसेस क्या क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे काम की बात बेटा इसको कभी नहीं भूलना। PSR आपको पता ही है इसकी इंपॉर्टेंस, एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर हो नहीं सकते ना इसके बिना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है वो मेरे को लगता है यही है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम प्यार से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको PSR ही बोलता रहूंगा, इसका इतना प्यारा नाम है बेटा। लेकिन नाम से कंफ्यूज नहीं होना, देखो नाम में जरूर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस टू, प्रॉफिट में ही लॉस समाये हुए हैं बेटा, इसको आप लिटरली मत पढ़ो। हाँ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस, यानी कि बेटा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है तो लॉस शेयरिंग रेशो भी यही है, ठीक है ना। लेट्स सपोज करो कि पार्टनरशिप डीड A, B और C के बीच लिखी गई है और बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1:1, दैट मींस लॉस शेयरिंग रेशो इज 2:1:2। लॉस भी तो इसी रेशो में बटेगा, खाली प्रॉफिट थोड़ी बटेगा बेटा, ठीक है। और क्या लिखा होता है बेटा इसमें? तो फर्म का नाम और एड्रेस, पार्टनर के नाम और एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितनी कैपिटल लाया बिजनेस को स्टार्ट करते थे, ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, हर साल कितना ड्राइंग्स करने वाले हैं पार्टनर, interest on capital allowed to partner, interest on drawings charged from the partner, salary of partners, admission of a new partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of partnership firm। बेटा अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सब लिखा होता है सब कुछ। और जितना मैंने बोला अभी कम ही बोला होगा, अभी मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला है, तो सब 11th की नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना जी। कि पार्टनर के नाम क्या क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम एड्रेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, हर पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है, कितनी ड्रॉइंग्स करने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लेना है, सैलरी कितनी देनी है पार्टनर को, एडमिशन होगा तो कैसे होगा, रिटायरमेंट होगी तो कैसे होगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो अकाउंट्स का क्या होगा, फर्म डिसॉल्व करनी है तो उसका डिसोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, सब लिखो A to Z, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही है बेटा। रजिस्ट्रेशन का होना या ना होना ऐसा ऑप्शनल प्रोसेस, पार्टनरशिप फर्म का आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, चाहो तो नहीं भी करा सकते, पर बेटा अगर नहीं कराते तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो जाते हैं। ठंड लग रही है आकाश भाई? ठीक है जी बाबू, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते आप पार्टनरशिप फर्म का तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। कराओगे नहीं कराओ आपकी मर्जी, नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। अब मुद्दा उठता है ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर नहीं कराएं तो? बेटा मान लो वही बात, एग्जांपल 3 पार्टनर है ABC,
ए और बी की ना बेटा लड़ाई हो गई है सी के साथ, कोई इंटरनल डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है ना। ए और बी ना सी के ऊपर केस करना चाहते हैं, दैट मींस पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू फाइल अ सूट ऑन अ पार्टनर। मेरी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के ऊपर केस करना चाहती है। सर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पर केस कभी नहीं कर सकती। पहला कॉन्सिक्वेंस बेटा, सी ए और बी पर केस करना चाहता है, दैट मींस पार्टनर वांट टू फाइल अ सूट ऑन पार्टनरशिप फर्म। बेटा पार्टनर भी कभी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकता, ना ही पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के ऊपर केस कर सकती। बेटा ए बी और सी की ना एक क्रेडिटर है आपकी फर्म का डी, उससे लड़ाई हो गई। बेटा पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू फाइल अ सूट ऑन द थर्ड पार्टी, बेटा वो भी नहीं कर सकते। तीन कॉन्सिक्वेंसेस है, कभी जिंदगी में नहीं भूलने। पार्टनर ना तो पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती, ठीक है ना। पर एक बात मैं हमेशा पूछता हूं, क्या आउटसाइडर डी केस करना चाहता है आपके ऊपर, आप वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता? बेटा वो हमेशा कर सकते हैं, उसको इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ठीक है ना। अगर लॉ में ये भी कॉन्सिक्वेंस लिखा होता, चौथा कॉन्सिक्वेंस, तो कितना मजा आता है, ये सोचो। लॉ ब्रेकर्स तो वैसे ही खुश हो जाते जो लॉ को ब्रीच करते हैं। अगर ऐसा लिखा होता कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आउटसाइडर केस नहीं कर सकता, तो बेटा कोई भी अपनी फर्म रजिस्टर्ड ना कराता और आउटसाइडर को रोज धोखा देता कोई ना कोई, उसे कहते था केस करके दिखा, हमारे ऊपर तो केस ही नहीं हो सकता। तो बेटा आउटसाइडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रजिस्टर्ड हो नहीं हो, हमेशा ही आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है। समझ में? कॉन्सिक्वेंसेस तीन है, चौथा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ये टीचर मजा लेने के लिए बेटा 11th क्लास में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आती है? डीड समझ में आई, रजिस्ट्रेशन समझ में आया। बेटा हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, बस अब आप थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे, कुछ खास होना नहीं चाहिए। बेटा इंडियन पार्टनरशिप इस कानून ने ना खुद बताया पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। आप जितने भी प्रोविजन पढ़ने वाले हो पूरी क्लास में पार्टनरशिप की बुक में, वो सारे प्रोविजन उसी कानून ने दिए, ठीक है ना। आप थ्योरेटिकली भी पढ़ोगे तो आपके पास सब्जेक्ट आएगा लॉ, ठीक है, आ जाएगा अगले साल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप ये थ्योरेटिकली पहला कानून पढ़ोगे, कोई भी मतलब ग्रेजुएशन में चले जाओ या सीए में चले जाओ या लॉ कर लो, पहला जब आपको कोई भी कानून पढ़ाया जाता है ये पढ़ाया जाता है। टीचर जानते होते हैं कि आप थोड़ा बहुत 12th में पढ़ के आए और चलो यहीं से शुरुआत करें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब वो इसने डिफाइन करा पार्टनरशिप को, इसने एक डेफिनेशन दिया पार्टनरशिप की। और बेटा अगर कोई कानून है इंडिया में, देखो मतलब ही कानून है, अगर कोई कानून इंडिया में है तो बेटा वो यकीन मानना सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ा है, वो बेटा देश के प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत बड़ा है, और वो देश के प्रेसिडेंट से भी बहुत बड़ा है। कानून की वैल्यू, कानून की वैल्यू, ठीक है ना। तो कानून ने बेटा क्या डिफाइन करा, देखते हैं बेटा। तो एक डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूं अभी तो। तो डेफिनेशन क्या दी गई है कानून में, ये समझने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे ना, मैंने डेफिनेशन के ना दो अलग अलग हिस्से कर दिए। बेटा मैं ये पोर्शन बिल्कुल अलग समझाना चाहता हूं, और ये पोर्शन बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल आसान बात है, शुरू की बात है। क्या है पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस।
बेटा पार्टनरशिप क्या कहता है? लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, ये है पार्टनरशिप। देखो कितना सिंपल करा लॉ ने, ठीक है ना। लोगों के बीच की, पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, वो पार्टनरशिप है। अच्छा अब मन में सोचो तो आपको पार्टनरशिप सोच के दिमाग में क्या आता है? ये पता है प्रॉफिट मिलता है, यही तो है बेटा आता। बाबू दूसरी बात, फिर मैं बोलूंगा बेटा लॉ को लिटरली इंटरप्रेट मत करो। प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड लॉसेस। खाली लॉस प्रॉफिट बांटने को तैयार नहीं हो जाओ, पार्टनरशिप वो भी है ना, लॉसेस बांटने को भी तैयार हो जाओ। यहाँ लॉस भी बढ़ता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ता। ठीक है, ये तो है बड़ी सिंपल वाली बात। अब सर बड़ा टेक्निकल है ये भी। बाबू ये क्या लिखा है? ये बहुत खतरनाक बात क्या लिखी है सर? इसी कुछ ना बोलना चाहो और ये बात बोलना चाहो म्यूचुअल एजेंसी, तो ये बोलो बेटा एक ही बात। बाबू क्या मतलब है इस बात का? बेटा लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल होता है, हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी होता है। ये दोनों बातें नहीं बोली। कोई भी पार्टनर है बेटा वो पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल का मतलब मालिक भी है, और बेटा कोई भी पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी है, मतलब नौकर भी है। ठीक है, ए और सी तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है। बेटा ए के हिसाब से सोचो, ए मालिक भी है, नौकर भी है, बी मालिक भी है, सी मालिक भी है, नौकर भी है। सारे के सारे पार्टनर जितने होते हैं सब प्रिंसिपल भी होते हैं, सब एजेंट भी होते हैं। पहली बात। दूसरी बात बेटा कहता है बाय ऑल, मतलब कहता है सब मिलके फॉर्म चला लो, सब मिलके फॉर्म चला लो। इतना ही सिंपल मतलब इसका, कैरिड ऑन बाय ऑल। बेटा कहने का मतलब यह है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी पार्टनरशिप फर्म के सामने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। आप तीनों गए, तीनों ने प्रोजेक्ट देखा, तीनों ने प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट पढ़ा और तीनों ने साइन कर दी। ये क्या हुआ? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कैरिड ऑन बाय ऑल, तीनों ने मिलके फर्म चलाई है, क्या दिक्कत है? समझ में आई बात? कैरिड ऑन बाय ऑल क्या है? अब बेटा जान निकल जानी चाहिए क्या लिखा लॉ ने। कहता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एनी वन कोई एक भी सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, सबके बिहाफ पर, सबके बिहाफ पर। यानी बेटा जब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात होगी थी ना, तो बेटा प्लान बना कि ए बी और सी तीनों जाएंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, तीनों एग्रीमेंट पढ़ेंगे और साइन कर देंगे। पर बेटा जब जाना था ना प्रोजेक्ट देखने, तो बी और सी किसी मजबूरी के कारण जा नहीं पाए। ए गया, प्रोजेक्ट देखा, उसको ठीक लगा, एग्रीमेंट पढ़ा, ठीक लगा, उसने साइन कर दिए। क्या बेटा ये जो ए के साइन हुए हैं, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ ए पे लगता है? बस मुझे ये बता दो। नहीं, लॉ नहीं ऐसा कहता। देखो लॉ ने बड़ा क्लियरली बोला एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक इंसान अभी ना सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। एक इंसान बेटा ये प्रोजेक्ट मायने या पार्टनरशिप होता है। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात बोलो। अब इस बात को पूरा एक्सप्लेन करते हुए पहले सारे पार्टनर प्रिंसिपल है, सारे पार्टनर एजेंट है, ये समझ में आई बात? सब मिलकर फर्म चला सकते हैं, बात समझ में आई? एक इंसान अकेला भी फर्म चला सकता है कि नहीं चला सकता? चला सकता है। एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड कर देता है, ये बात समझ कर चलना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ ने कही है बात। एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर देता है। देखो बेटा जब ए गया ना उस प्रोजेक्ट को पढ़ने, देखने और साइन करने, ए ने जैसे ही साइन करे, Here A is acting as the agent. ए नौकर की तरह गया और बी और सी और मालिकों की तरह घर पर बैठे हुए हैं। ए उसके बिहाफ पर काम करके आ रहा। समझ में आई बात?
कभी ऐसा हो सकता है किसी जगह बी चला जाए तो वहां बी एजेंट हो जाएगा और ए और सी प्रिंसिपल हो जाएंगे। किसी जगह हो सकता है सी चला जाए तो बेटा सी एजेंट हो जाएगा, ए और बी प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, रेस्ट इन पीस टू बिजनेस स्टडीज। अगर आपको ये बात नहीं पता थी, कसम से बोल रहा हूं, अगर आपको ये बात नहीं बता रही, इतनी बात मैं 11th में बिजनेस स्टडीज में बता देता हूं। ये वही सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट। 11th क्लास में ऐसे होता है, हवा बना रखी है ना, एक हवा बना रखी होती है पहले हमारे सीनियर्स ने, फिर अब हम सीनियर्स हो गए, हमने हवा बना रखी है 11th में बिजनेस। अरे तो सेल्फ 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 सेल्फ। और बच्चे को दूसरे चैप्टर में दूसरा टॉपिक नहीं पता होता कि क्या है, ये उसको 12वीं में आगे पता लगता। तो अच्छा ऐसी लॉ ने डेफिनेशन दी थी, मतलब तो पता नहीं, कुछ ढेला रट रट आगे पास हो जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ाएं बात को आगे। बेटा एक आखिरी टॉपिक जो मैं थ्योरेटिकली करा, फिर बेटा मैं मुद्दा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ शिफ्ट करूंगा, शुरुआत कर जाएंगे आज। ठीक है ना? ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, प्लीज पुत्र सब सामने देखें। बेटा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बेटा ऑल्दो 6 तरीके के पार्टनर होते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? अगर मैं सही बोलूं, एनसीईआरटी को गलत ठहराऊं तो मेरे हिसाब से 4 तरीके के होते हैं, और 4 तरीके में एक नॉमिनल पार्टनर होते हैं, उसके 2 टाइप अलग होते हैं। 4 ही तरीके के पार्टनर होते हैं, सच बात है। पर बेटा मेरा मुद्दा चारों पे नहीं है, मैं सिर्फ 2 मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूं ताकि मैं उसको प्रैक्टिकल से लिंक कर सकूं। मैं यहीं पर बात को प्रैक्टिकल से लिंक कर दूंगा, यहीं शुरुआत हो जाएगी प्रैक्टिकल की। ठीक है बेटा, 2 तरीके के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर और बेटा स्लीपिंग पार्टनर। बेटा स्लीपिंग पार्टनर का एक बड़ा फेमस नाम है, ये पेपर में इस नाम से कभी नहीं पूछा जाता, तो इसका बड़ा फेमस नाम है डॉर्मेंट पार्टनर। लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। बेटा एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में सेंस में कोई फर्क नहीं है कि कैपिटल किसने लगाई, कैपिटल दोनों लगाते हैं। इसमें इसमें इस सेंस में भी कोई फर्क नहीं है कि प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा। बेटा प्रॉफिट लॉस आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इसमें इस बात में भी कोई फर्क नहीं है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। बेटा आप दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि ये इंसान मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और ये इंसान मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तब इसका नाम पड़ा स्लीपिंग। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये इंसान मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसका नाम रखा एक्टिव पार्टनर। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी, और ये पुराना एग्जांपल है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आपके साथ। बेटा ए, बी और सी ना, इन 3 जनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म कर और डिसाइड हुआ कि हम तीनों मिलकर ना एक स्कूल बनाते हैं। ठीक है जी, इन्होंने आर्किटेक्ट से कांटेक्ट किया और आर्किटेक्ट ने बताया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट की है वो 4.5 करोड़ रुपए। ठीक है, इन तीनों ने डिसाइड करा ठीक है हम अपना तामझाम बेच के काफी चीजें बेचेंगे, प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ अरेंज करते। इन्होंने 1.5 करोड़ अरेंज करे और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बेटा प्रोजेक्ट बनने में कुछ 1.5 साल का समय लगना था। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करा। बेटा 6 महीने बाद ही रॉ मटेरियल कुछ कॉस्टली हो गया, इन्होंने खरीदा। फिर 3 महीने बाद रॉ मटेरियल फिर कॉस्टली हो गया। आप समझ सकते हो बेटा इंफ्रा एक ऐसी फील्ड है जहां रॉ मटेरियल के दाम सिर्फ बढ़ रहे हैं, गिर कुछ नहीं रहा। सीमेंट के दाम गिरे नहीं होंगे कभी, आपने सुना नहीं होगा। रेते के दाम, स्टील के दाम आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है ना, सिर्फ बढ़ रहा है मेटल। तो अब बढ़ते चले गए, दाम बढ़ते चले गए। अब इन्होंने देखा कि 3 महीने अभी भी प्रोजेक्ट में रहते हैं और हमारे 4.5 करोड़ रुपए खत्म हो चुके। अभी आर्किटेक्ट ने जब एसर्टेन की कॉस्ट दोबारा, तो उसने पाया कि अभी भी 1.5 करोड़ रुपए आप शॉर्ट हो, यानी कि 6 करोड़ चाहिए, जबकि उसका एस्टिमेट था 4.5 करोड़ में पूरा हो जाएगा। पर क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम में 3-4 बार हाइक हुआ और उस हाइक के चक्कर में कहीं ना कहीं फंड शॉर्ट रह गए और 1.5 करोड़ की और जरूरत है। इन्होंने किसी एक पर्सन को ढूंढा, मिस्टर डी को, जो 1.5 करोड़ रुपए डाल सकता है। इन्होंने विचार बनाया और मिस्टर डी के पास पहुंच गए कि मिस्टर डी 1.5 करोड़ डाल दो, हमारी फर्म के पार्टनर बन जाओ, प्रॉफिट लॉस आपको भी बराबर का दे देंगे हम।
डी ने कहा भाई मैं डाल तो 1.5 करोड़, कोई समस्या नहीं है, पर ये बताओ मेरी दुकान पे बड़ा ठीक ठाक काम है, मैं दुकान से उठ के स्कूल में क्यों आऊंगा, ये तो मेरे पास काम ना हो, मेरे पास काम बहुत बढ़िया है, मेरी दुकान पे बहुत अच्छा काम है, मैं तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा सब ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते आप ना आओ, बस 1.5 करोड़। उसने कहा देख लो आपको इस बात में कोई आपत्ति तो नहीं, मैं एक दिन में नहीं आ पाऊंगा स्कूल, मेरी मर्जी होगी तो आ जाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मत आना। और 1.5 करोड़ रुपए डी ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए। देखो कैपिटल इसने भी डाली है, एबीसी तीनों एक्टिव पार्टनर हैं, क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल के हर डिसीजन में, कर रहे हैं। पर बेटा डी स्कूल के किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो स्लीपिंग पार्टनर है। पैसा इसने भी बराबर डाला, पैसा इन्होंने भी डाला, प्रॉफिट लॉसेस का भी है, प्रॉफिट लॉसेस का भी है। अगर लॉस हो गया लाइबिलिटी इसके ऊपर भी उतनी आएगी, आपके ऊपर भी उतनी आएगी, फर्क सिर्फ मैनेजमेंट में बात पार्टिसिपेट करने का। समझ में आएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बस अब मैं एक प्रैक्टिकल बात शुरू कर देता हूं, यहीं से आपसे एक बात पूछता हूं, बिल्कुल दिमाग से सोच कर बताओ बेटा। ए बी सी और डी 4 पार्टनर हो गया मेरी पार्टनरशिप फर्म में, 3 एक्टिव एक स्लीपिंग पार्टनर हो गया। सैलरी किसको मिलनी चाहिए? सैलरी अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म के चारों नौकर भी तो है ना भाई, चारों काम भी तो कर रहे हैं ना नौकर। बेटा अभी मैंने एक बात बोली थी, सारे के सारे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। आप नौकर भी तो, नौकर को सैलरी दी जाती है ना, पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है ना। अब मुझे बताओ चारों सैलरी डिजर्व करते हैं या सिर्फ डी डिजर्व करता है या सिर्फ एबीसी डिजर्व करते हैं या चारों में से कोई डिजर्व नहीं करता? चारों डिजर्व करते हैं या सिर्फ डी करता है या सिर्फ एबीसी करते हैं या कोई भी नहीं करता? 4 ऑप्शन है। अब वो डी किसी भी हाल में सैलरी डिजर्व नहीं करता। स्लीपिंग पार्टनर को कभी कोई सैलरी नहीं मिल सकती। बेटा आप आए नहीं स्कूल में कभी, आप ठीक है एजेंट हो पर आपने काम ही नहीं करा एजेंट वाला एक दिन भी। सिर्फ एक्टिव पार्टनर सैलरी डिजर्व करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर को कभी कोई सैलरी नहीं मिल सकती। ये सोच पा रहे हो आप बात? ए बी और सी तीनों स्कूल आते हैं, तीनों नौकर की तरह पूरा अपना शरीर आपके लिए दिन रात चला रहे हैं, सिर्फ स्कूल बढ़िया चले। तो भाई नौकर की तरह तो सिर्फ वही काम कर रहे हैं। जो इंसान उठ के नहीं आपकी दुकान से, उसने काम कहाँ किया मेरी फर्म के लिए, उसको किस बात की सैलरी? हाँ उसने कैपिटल डाली है मेरे बिजनेस में, ब्याज दे दूंगा उसकी कैपिटल पर। एबीसी ने भी डाली है कैपिटल पर, उसको भी ब्याज दे दूंगा, पर सैलरी डी डिजर्व नहीं करता किसी भी हाल में। अगर आप सोच पा रहे हो तो क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पक्का से बढ़ाएं बात को आगे आगे, ठीक है। चलो बाबू जब हम 11th क्लास में थे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल लास्ट में लाके एक चैप्टर पढ़ते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट भी एक चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है ना। और हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट की बात करते थे, है ना। अभी मैंने इकोनॉमिक्स में भी ये सेम बात करी आपसे। बेटा उन 2 अकाउंट में पहले अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्टकट आप नहीं लिखेंगे कभी लिखना भी हुआ तो, ये सब बस मैं ही लिख रहा हूँ और मैं ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। और बेटा हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे नोन एज बैलेंस शीट, ठीक है ना पुत्र, तो दिक्कत तो नहीं। हम 2 अकाउंट बनाते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनाते थे नोन एज बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। 11th क्लास में ना हमें इस पे जज बहुत किया गया, ठीक है ना, कि हम हर चीज सही जगह पे दिखा रहे हैं, सेल क्लोजिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज, रिटर्न ओपनिंग स्टॉक, फ्रेट, वो हर चीज पे जज किया जाता था हमें। एक वर्ड इधर से उधर कर दो, ट्रेडिंग के आइटम P&L में लिख दो, P&L की ट्रेडिंग में उड़ा देते थे नंबर, सब किया ना, सब टीचर्स ने किया। और बैलेंस शीट मिलने का मतलब होता था कि हम कहीं ना कहीं कुछ ठीक करके आए हैं, ठीक है सर। जब हम 12th क्लास में आते हैं हमसे ना इन चीजों पर जज कराया नहीं जाता। बैलेंस शीट पे तो चलो मैं फिर भी कह देता हूँ कुछ एक्सटेंट तक जज कराया जाता है, जब हम एडमिशन में आते हैं, रिटायरमेंट में आते हैं,
पर बेटा ज्यादातर हमें इन चीजों पर जज नहीं किया गया, ठीक है ना। पूरी 12th क्लास में बेटा इसकी चर्चा तो हुई नहीं है कहीं पर। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स का पार्ट नहीं है पार्टनरशिप के। आधे से ज्यादा बच्चों को मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूं, पूछ कर देख लेना, भ्रम यही है कि अकाउंट्स में ही आएंगे, क्योंकि कोई टीचर शुरुआत ही नहीं करता 11th से बताने। सीधा आते हैं, लो लिखो जी लिखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। बच्चे को पता ही नहीं होता कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स में ये बनता है। सर पार्टनरशिप फर्म के हम अकाउंट्स बनाने की बात कर रहे हैं। अब यहां हमें बेटा 3 अकाउंट और 1 स्टेटमेंट बनानी होती है। 3 अकाउंट में से बेटा 2 अकाउंट के नाम तो यही लिखे गए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा तीसरे अकाउंट का नाम इन दोनों के बाद बनेगा बैलेंस शीट से पहले, बेटा उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने पूरा नहीं लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, पर आप वर्ड हमेशा पूरा लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बेटा एक स्टेटमेंट बनेगी नोन एज बैलेंस शीट। 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, और इसको हम कभी अकाउंट नहीं बोलते, ठीक है ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसमें बेटा अकाउंट वाला गुण ही नहीं होता। अकाउंट का ना एक गुण है। क्या गुण है बेटा? बेटा अकाउंट का एक गुण होता है, अकाउंट देखने में टी शेप होता है, ये दिखने में तो टी शेप है, बट बेटा अकाउंट में ना लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज द क्रेडिट साइड। ऐसा होता है, तभी अकाउंट बोलते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट हो, राइट हैंड साइड क्रेडिट हो, तभी अकाउंट है। बेटा बैलेंस शीट में ना ये गुण पूरा नहीं होता। बैलेंस शीट में ना हम राइट हैंड साइड लिखते हैं एसेट्स, और सच मायने में एसेट्स डेबिट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, और बेटा लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं सच मायने में। कभी लिखना मत, पर हमेशा ध्यान रखना। आपको पता है मैं अकाउंट्स इसी बात से समझाता हूं सारे, ठीक है ना जी। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, लिखनी नहीं होती कभी क्रेडिट। वो मन में सोचना होता है, हमें तो पता है ना लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट्स हमेशा ही डेबिट होती है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट में मेरा गुण पूरा नहीं करता, इसलिए कभी से अकाउंट नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनाया क्यों जा रहा है? इसकी क्या जरूरत? क्या ये अकाउंट्स इसमें समा नहीं रहे थे क्या? बेटा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स इसमें नहीं समा रहे थे, तभी बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा क्या कर लोगे आप इस अकाउंट में? बेटा ये अकाउंट हम सिर्फ एक वजह से बना रहे हैं, और वो वजह पता क्या है? पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच कोई भी पैसे का लेना देना है वो इस अकाउंट में होगा। देखो यहां ना हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, सैलरी देनी है किसी एम्प्लॉय को, कैरेज का पैसा देना है किसी को, फ्रेट का पैसा देना है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को। मैं कहता हूं मैंने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, मैंने पार्टनर को सैलरी देनी है। बेटा देखो अगर पार्टनर को कुछ भी देना है या पार्टनर से कोई भी अकाउंट लेनी है, वो आप ना तो इन दोनों अकाउंट में ले सकते, ना बेटा बैलेंस शीट में उसकी चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा कहाँ होगी बेटा? वही चर्चा होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। समझ में आ रहा है कि अकाउंट बन क्यों रहा है? इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये दोनों बनेंगे नहीं, ये भी नहीं बनेगा। भाई 12th क्लास में बच्चों को लग ही तो गलत रहा होता है कि बनेगा बस यही, इसमें सब कुछ हो जाएगा। अरे कहां से हो जाएगा भाई? तो एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देगा मतलब तुम तेरी सेल कहां लिखेंगे पार्टनरशिप फर्म की? कहीं लिखेंगे नहीं मतलब, ठीक है ना। सर बस जज नहीं किया जा रहा, ये मान के चला जाता है अब इसमें PhD हो, और आपको भी पता आप कितने हो, ठीक है ना। और मुझे तो बहुत दया आती है 11th क्लास के बच्चों पे, कि उन्हें 12th में आते ही समझ लिया जाता है कि नहीं सब कुछ आता है। जिनको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, वो छोड़ जाते हैं, पास तब भी हो जाता है 11th में। यही होता है ना 11th में, बस आ गए 12th में मास्टर बन के बैठेंगे और रो रहे होते हैं फंडामेंटल करते ही। कहाँ आ गए भाई 12वीं में? फंडामेंटल अकेली जान निकाल देते हैं, बाकी तो किसी बुक में चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ती। चलो खैर बाबू, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जैसा ही है, ठीक है जी। सर क्योंकि ये अकाउंट है
इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड ही है, इसकी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड ही है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? सर दिखने में ये बिल्कुल किसी एक नॉर्मल अकाउंट की तरह, जहां पर 4 कॉलम हैं बेटा। पहले कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम का नाम अमाउंट, तीसरे कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स और चौथे कॉलम का नाम amount। ठीक है जी। एक बात और बेटा, बस आज की आखिरी बात, और ये बेटा कल ना मन में बिल्कुल उतार कर लाना बेटा, मैं किसी पार्टनर के लिए अकाउंट नहीं बना। बुक का नाम पढ़ लेना बड़े अच्छे से, बुक का नाम लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। आप जो अकाउंट्स बना रहे हो बेटा, वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बना रहे हो। अगर मुझे पार्टनर के लिए अकाउंट बनाने होते हैं ना, तो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीख ली है 11th क्लास में। पार्टनर के लिए अकाउंट तो मैं 11th में ही बना लेता, क्योंकि वो एक सोल प्रोप्राइटर ही बन जाता है अगर अकेले आदमी के लिए आप अकाउंट बनाओ। मैं पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना इस बात में? बेटा इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट all the expenses and losses and credit all the income and gains। डेबिट कर दो सारे खर्चों और लॉसेस को, क्योंकि मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, तो जब मैं डेबिट करने लगूंगा तो पार्टनरशिप फर्म के खर्चे और लॉसेस को करूंगा, पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनर के नहीं। और क्रेडिट जब करूंगा इस अकाउंट में कोई भी चीज, तो बेटा वो मेरी पार्टनरशिप फर्म की इनकम होगी या गेन होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।